तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों मैं सोनू सर आपके सामने दोबारा हाजिर हूँ एक नए पेपर सेट के साथ में। दोस्तों जैसा कि हम जानते हैं इंडियन एयरफोर्स अग्निवीर के एग्ज़ाम आने वाले हैं और नेक्स्ट मंथ ये एग्ज़ाम होने वाला है। काफ़ी बच्चों को डेट का भी पता होगा या नहीं पता है तो एक बार मैं और रिकॉल कर देता हूँ। 22 मार्च 2025 आपकी एग्ज़ाम डेट डिसाइड की गई है और इस डिसाइडेड डेट को देखते हुए हमने बहुत ही जल्द आपके लिए पेपर सेट सीरीज़ शुरू कर दी है। आई थिंक जहाँ तक मेरा मानना है अभी तक यूट्यूब के ऊपर कोई भी टीचर फ्री ऑफ कॉस्ट ये इस तरह के टेस्ट सीरीज़ को नहीं चला रहा है। अगर चला भी रहे हैं तो वो कुछ एक दो सेट ही बस प्रोवाइड कर रहे हैं, बाकी वो आके अपने पेड बैच में बुला रहे हैं। मैं आपको बता दूं मेरी ये सीरीज़ फ्री रहेगी आपके लिए पूरी। जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाता तब तक ये कंटिन्यू आपके लिए आते रहेंगे ये। और इसमें अभी तक हम चर्चा कर चुके हैं। आज हम अभी तक सेट नंबर 1 से लेके 19 तक हम देख चुके हैं बेटा। और आज हम जो चर्चा करने वाले हैं सेट नंबर 20 के बारे में चर्चा करेंगे। तो देखिए, एयरफोर्स एक्स एंड वाई ग्रुप का इंग्लिश का सिलेबस थोड़ा सा देख लीजिए। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चन 20 होंगे। एक एग्जाम में इंग्लिश के पेपर के लिए एक स्टूडेंट को करीब 20 मिनट चाहिए होते हैं। 7 से 10 नंबर का कट ऑफ सेक्शनल कट ऑफ है। हो सकता है ये 10 से 12 भी हो सकता है, ये वेरी करता है। नेगेटिव मार्किंग 0.25 मार्क्स की है। ये मैंने पूरा सिलेबस चैप्टर वाइज लिख दिया है। ये पूरे 22 टॉपिक हैं जिनमें से पेपर आता है और जहाँ जहाँ पे जितने जितने मार्क्स का पेपर है वो मैंने यहाँ मेंशन कर दिया है। तो थोड़ा सा देखेंगे आप लोग ध्यान से। और इसके बाद में एक टोटल मार्क्स के बारे में बात करें तो 20 क्वेश्चंस का टोटल मार्क्स है। ग्रामर के 10 नंबर आएंगे, 5 नंबर वोकैब के आएंगे और 5 नंबर अनसीन पैसेज के आएंगे। ठीक है बेटा, तो इसको प्लीज़ स्क्रीनशॉट कर लीजिए, ये बहुत हेल्पफुल है, इससे आपको पूरा मार्किंग मिल जाएगा पेपर का। मैं आगे बढ़ता हूँ, क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करूँगा। यहाँ पर एग्ज़ाम डेट देखिए क्या दिया हुआ है, 18 जुलाई 2021 शिफ्ट 1 का पेपर है। शैलो का मतलब क्या होता है, कोई चीज़ कम गहरी हो। जैसे देखिए पानी में एक होता है पानी बहुत गहरा होता है और एक पानी क्या होता है उथला होता है जो कम गहरा है। देखिए ये कम गहरा पानी है ना। डीप का मतलब क्या होता है, कोई चीज़ गहरा हो, गहरी हो। लॉन्ग का मतलब क्या होता है, लंबा होता है। शॉर्ट का मतलब क्या होता है, छोटा होता है। और ब्रीफ का मतलब क्या होता है, संक्षिप्त होता है। ब्रीफ का मतलब क्या होता है, संक्षिप्त होता है। तो अभी क्या चाहिए, कोई चीज़ कम गहरी है तो दूसरी क्या हो जाएगी, गहरी। ऑप्शन नंबर 1 विल बी फाइनल आंसर। क्लियर। मैं आगे की तरफ बढ़ूंगा क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। और 2 क्या कह रहा है, लिएबली टू इजीली ब्रोकन, जिसको आसानी से तोड़ा जा सकता है उसको क्या बोला जाता है। उसको जो आसानी से तोड़ा जा सकता है, सॉफ्ट का मतलब क्या होता है, कोमल या नर्म होता है। ब्रिटल का मतलब होता है बेटा जिसको आसानी से तोड़ा जा सकता है तो इसको बोला जाता है क्षणभंगुर, जो पल में टूट जाए बहुत जल्दी। जैसे कांच है, कांच को अगर आप तोड़ोगे तो पूरा बिखर जाता है वो कांच, है ना। अनब्रेकेबल का मतलब क्या हो, जो बहुत ज़्यादा हार्ड हो, जो टूटेगा नहीं, अटूट हो, जो बिल्कुल हार्ड हो बिल्कुल। ठीक है। मॉर्टल का मतलब क्या होता है, जिसकी मृत्यु आएगी ही आएगी, नश्वर है। ठीक है। मैन इज मॉर्टल, मानव की मृत्यु आती ही आती है। तो चीज़ जिसको आसानी से तोड़ा जा सके दैट इज कॉल्ड ब्रिटल। देखिए ये लकड़ी है और ये आसानी से टूटी जा सकती है। तो ऑप्शन नंबर 2 विल बी अवर फाइनल आंसर। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। थर्ड क्या बोल रहा है, ऑल ऑफ अस आर डिवोटेड। भैया फिक्स्ड प्रपोजिशन पूछा गया है बेटा। प्रपोजिशन चैप्टर का क्वेश्चन आता ही आता है, गारंटेड है, तो तैयार कर लीजिएगा बेटा। और डिवोटेड के साथ में हमेशा कौन सा प्रपोजिशन यूज़ किया जाता है, TO2 का यूज़ किया जाता है। ऑप्शन नंबर 3 विल बी अवर फाइनल आंसर। चलिए मैं आगे की तरफ बढ़ूंगा क्वेश्चन नंबर 4 पर। आपको एक सेंटेंस दिया गया है, इसमें आपको ग्रामेटिकली एरर को बताना है। क्या लिखा हुआ है, राम ऑलवेज रेस्पेक्टेड हिज बॉस एज ही वाज सीनियर देन हिम। राम हमेशा अपने बॉस का सम्मान करता है क्योंकि उसका जो बॉस है वो उससे सीनियर है। मैंने बेटा एक चैप्टर पढ़ाया था आपको, कौन सा वाला चैप्टर पढ़ाया था, मैंने आपको पढ़ाया था डिग्री चैप्टर। और डिग्री चैप्टर में मैंने क्या पढ़ाया था, मैंने आपको बताया था कि सीनियर आ जाए वर्ड, जूनियर आ जाए, ठीक है, IOR आना चाहिए लास्ट में, ठीक है, इन्फीरियर आ जाए। ऐसे बहुत सारे वर्ड हैं लेकिन मैं जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी है वो आपको बता देता हूँ। प्रायर आ जाए या प्रेफर आ जाए। कौन सा वर्ड आ जाए, प्रेफर आ जाए। इन वर्डों के साथ में ये जितने वर्ड मैंने बताए हैं इनके साथ में कभी भी देन का यूज़ नहीं करना चाहिए। तो किसका यूज़ करना चाहिए, इनके साथ में TO2 का यूज़ करना चाहिए। तो हमारा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर कहाँ देख लीजिए, सीनियर के साथ देना। ऑप्शन नंबर 1 विल बी अवर फाइनल आंसर। क्लियर। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 5। 5 में क्या दिया हुआ है बेटा, 5 में भी आपको ग्रामेटिकल एरर ढूंढनी है सेंटेंस के अंदर। नीदर अमित नॉर राजू,
तो अमित हो गया सब्जेक्ट 1, राजू हो गया सब्जेक्ट 2। अभी आप क्या करोगे, ध्यान रखना है, नीदर नॉर का स्ट्रक्चर को थोड़ा सा बना लीजिए। कैसे बनेगा, नीदर प्लस सब्जेक्ट 1 नॉर प्लस सब्जेक्ट 2 प्लस वर्ब, ये स्ट्रक्चर है हमारे पास में। तो सब्जेक्ट 2 के अकॉर्डिंग ही वर्ब का यूज़ किया जाएगा। सब्जेक्ट 2 है राजू, राजू के अकॉर्डिंग वर्ब आएगी, यहाँ पे आर नहीं आएगा, किसका यूज़ करेंगे, इज़ का यूज़ करेंगे, और फाइनल आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। क्लियर। फॉर्मूला स्ट्रक्चर जरूर पढ़िएगा बेटा, आपसे कुछ भी नहीं हो पा रहा है, अभी तक ग्रामर पढ़ना भी शुरू नहीं किया है आपने, बिल्कुल इंग्लिश में दिक्कत आ रही है, तो डोंट वरी, टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है। आप सिर्फ जितने भी मेरे वीडियो लेक्चर है बस टाइम निकालिए, रोजाना सुबह आधा घंटा और एक शाम को आधा घंटा, 2 वीडियो लेक्चर भी अगर आप एक दिन में देख रहे हैं तो 15 दिन में आपके 30 वीडियो लेक्चर हो जाएंगे। और उसी के ही कंटेंट को याद कीजिए, उसी के ही वोकैब को याद कीजिए, उसी के ही अनसीन पैसेज को तैयार करिए, उसी का ही ग्रामर देखिए। बिलीव कीजिए, कहने में थोड़ा अतिशयोक्ति हो जाएगी, 20 मार्क्स में से आपके 12 मार्क्स तो गारंटेड बन ही जाएंगे। 20 में से 12 मार्क्स तो आपके गारंटेड बन ही जाएंगे और शार्प सेक्शनल कट ऑफ से ऊपर आ जाएंगे। और अगर थोड़ा सा और अच्छा पढ़ते हैं, आप पढ़ने में ठीक ठाक हैं, तो 15 से 18 मार्क्स तो आपके आ ही जाएंगे। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको क्या करना है। आलस करना है तो आलस करते रहिए, और पढ़ना है तो भैया प्रॉपरली वीडियो को देखते रहिए, अपने नोट्स बनाते रहिए। लॉन्ग मेथड का अब समय गया यार कि तुम 6 महीने ग्रामर पढ़ोगे फिर पढ़ोगे, इतना दिमाग मत लगाओ। ये दिया हुआ है, इसी को एक रजिस्टर में नोट करते जाओ कौन कौन सी चीज़ें आपको नहीं आ रही हैं। एनिमल कैन नॉट मेक टूल्स, अब पैसिव वॉइस बनाना है। तो देखिए ये सब्जेक्ट हो गया, ये कैन हो गया, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई, ये ऑब्जेक्ट हो गया। तो ध्यान रखेंगे, जब भी आप पैसिव वॉइस बनाते हैं तो पैसिव वॉइस बनाते समय इस वाले स्ट्रक्चर का मैं बना देता हूँ, जिन बच्चों को नहीं पता है, सब्जेक्ट प्लस कैन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, पैसिव वॉइस बनाते समय पहले ऑब्जेक्ट आएगा, फिर कैन आएगा, फिर बी आएगा, देन वर्ब का थर्ड फॉर्म आ जाएगा, बाय आ जाएगा, और सब्जेक्ट। अब सारी चीज़ों को मैच करना चालू करिए। सबसे पहले क्या आएगा, टूल्स, टूल्स टूल्स, एनिमल आ रहा है, ये थर्ड वाला हटाइए, टूल्स आ गया। टूल्स के बाद में क्या आना चाहिए, कैन आना चाहिए, यहाँ पे आर आ रहा है, ये भी कैंसिल हो गया। यहाँ पे कोड आ रहा है, ये भी कैंसिल हो गया। केवल एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 2, जो सारी चीज़ों को फुलफिल कर रहा है। ऑब्जेक्ट आ रहा है, कैन नॉट बी, अगर नॉट दिया है तो लगा दीजिए, नहीं तो छोड़ दीजिए। वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है, बाय प्लस एन। ऑप्शन नंबर 2 विल बी फाइनल आंसर। चलिए, तो अब बेटा आ गए हमारे पास में एक पैसेज आ गया, पैसेज के बारे में जान लेते हैं, पैसेज किससे रिलेट कर रहा है। वंस देयर लिव्ड अ ग्रीडी मैन इन अ स्मॉल टाउन, एक छोटे शहर के अंदर एक लालची व्यक्ति रहता था। ही वॉज वेरी रिच, बहुत ज़्यादा रिच था वो। ही लव्ड गोल्ड, उसको गोल्ड बहुत पसंद था। एंड ऑल फैंसी थिंग्स, और सभी जो अच्छी चीज़ें होती हैं, आकर्षक चीज़ें, वो उसको पसंद थी। बट ही लव्ड हिज डॉटर मोर देन एनीथिंग, लेकिन वो अपनी बेटी से हर चीज़ से अधिक प्रेम करता था। One day he chanced upon a fairy. Chanced upon a fairy. The fairy here was caused in a few tree branches. He helped her out, but as he greediness took over, he realized that he had an opportunity too. तो देखिए एक बार क्या हुआ, अचानक से वो एक बार एक परी से मिला, और उस परी के जो बाल थे वो किससे, उस फेरी के बाल क्या थे, पेड़ों में अटक गए थे, पेड़ों की ब्रांच में। उसने उसके बालों को पेड़ों की ब्रांच से निकाला। लेकिन जब उसने उसको निकाला तो उसके मन के अंदर एक लालच आ गया कि क्यों ना मैं इस मौके का लाभ उठाऊं मैं। और उसने बोला टू बिकम रिचर, उसने कहा कि मेरे पास और ज़्यादा रिच होने का मौका है। आस्क्ड फॉर अ विश इन रिटर्न, उसने बोला कि मैं आपके बालों को सुलझा दूंगा, आपके बाल जो अटके हुए हैं उनको निकाल दूंगा, तो लेकिन मेरी एक विश जो है आपको पूरी करनी पड़ेगी। द फेयरी ग्रांटेड हिम अ विश, फेयरी ने बोला कि ठीक है, मैं तुमको एक विश पूरी कर, तुम्हारी एक विश पूरी कर सकती हूँ। शी सैड ऑल दैट आई टच शुड टर्न टू गोल्ड, बोला कि मैं जिस भी चीज़ को टच करूँ वो गोल्ड में बदल जाए। एंड हिज विश वॉज ग्रांटेड बाय द ग्रेटफुल फेरी, और उसकी जो विश थी वो ग्रेटफुल फेरी के द्वारा, यानी फेरी ने बोला ठीक है, तुम जिसको टच करोगे वो तुमको मिल जाएगा, वो तुम गोल्ड में हो जाएगा। ठीक है, द ग्रीडी मैन रज्ड होम, ग्रीडी मैन घर पर गया। एंड टेल हिज वाइफ, अपनी पत्नी को बताया, एंड डॉटर अबाउट हिज विश, अपनी विश के बारे में अपनी पत्नी और डॉटर को बताया। एंड ऑल वाइल द टचिंग स्टोन्स एंड पेबल्स एंड वॉचिंग दैम कन्वर्ट इनटू द गोल्ड, उसने जैसे ही पानी, जैसे ही उसने पत्थर को टच किया, जैसे उसने छोटे छोटे पत्थरों को टच किया, तो वो सारी चीज़ें क्या गोल्ड में बदलती जा रही थी। वंस ही गॉट होम हिज डॉटर रश टू हिम, जैसे ही वो घर पे पहुंच, जैसे एक बार क्या हुआ, जैसे जब ये सब चीज़ें बदलती जा रही थी, फिर वो अपने घर की तरफ गया टू ग्रीट हिम एज सुन एज ही बेंट डाउन टू स्कूप हर आर अप
इन हर आर्म शी टर्न इनटू द गुल। जैसे ही वो घर पे पहुंचा, उसने फिर पहले अपनी पत्नी बच्चों को बताया, फिर बाहर की तरफ चला गया, फिर दोबारा से जब वो घर पर पहुंचा तो उसने उसकी बेटी उसकी तरफ दौड़ती हुई आई और उसने क्या किया, अपनी बेटी को गोदी के अंदर उठा लिया। तो जैसे उसने बेटी को गले लगाया और अपने बाजुओं में उठाया तो बेटी क्या है, गोल्ड में बदल गई। और क्या हुआ इसका, ही वॉज डिवास्टेड एंड स्टार्टेड क्राइंग एंड ट्राइंग टू ब्रिंग हिज डॉटर बैक टू द लाइफ। और वो जोर जोर से रोने लगा और उस अपनी बेटी को दोबारा से जीवंत करने के प्रयास में वो लगा रहा। ही रियलाइज हिज फॉलीज, उसको अपनी गलती, फॉली का मतलब होता है गलती, गलती का एहसास हुआ। स्पेंड द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ सर्चिंग फॉर द फेरी टू टेक अवे हिज विश। और पूरा जीवन उसने, बचा हुआ जीवन सिर्फ वो उस परी को ढूंढने में लगा दिया था जिसने उसको ये आशीर्वाद दिया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ आते हैं। वाई डिड द ग्रीडी मैन रेस्क्यू अ फेरी। ग्रीडी मैन ने, लालची व्यक्ति ने फेरी को क्यों बचाया था। क्यों बचाया था, क्योंकि उसके मन में भी लालच आ गया, वो चाहता था कि मैं और ज़्यादा अमीर हो जाऊं। तो उसके मन में क्या लालच आ गया था, लालच ये आ गया था बिकॉज ही थॉट दैट ही हैड एन अपॉर्चुनिटी टू बिकम रिच। उसको ये पता था कि उसके पास में एक अपॉर्चुनिटी है रिच होने के लिए। ऑप्शन नंबर 2। वाई डिड द ग्रीडी मैन सर्च फॉर द फेरी टू टेक अवे हिज हिज विश। लालची व्यक्ति क्यों परी को ढूंढ रहा था, बताइए क्यों ढूंढ रहा था वो, उसका कारण क्या था। क्योंकि उसकी जो बेटी थी वो क्या बन गई थी, गोल्ड का स्टैचू बन गई थी और वो उस बेटी को दोबारा से जीवित करना चाहता था। बिकॉज ही लॉस्ट हिज बिलव्ड डॉटर ड्यू टू हिज विश। अपनी विश की वजह से उसकी जो प्रिय बेटी थी, प्रिय पुत्री थी, वो उसको खो चुका था। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। व्हाट लेसन डू वी लर्न फ्रॉम द स्टोरी। स्टोरी से हमने किस तरह का लेसन सीखा है, यही सीखा हम लोगों ने। सबसे देखिए बोला गया है नेवर जज समवन बाय द वे ऑफ दे टुक। हमें व्यक्ति को जज नहीं करना चाहिए जिस तरीके से व्यवहार करता है। वी कैन नॉट चूज हाउ टू रिस्पॉन्ड डिफिकल्ट सिचुएशन। हमको ये सीखना चाहिए कि कठिन परिस्थितियों में कैसे सामना करें, नहीं ये भी नहीं हो सकता। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू ट्रस्ट पीपल हु लाइज। ये बहुत मुश्किल है झूठे लोगों पे भरोसा करना। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू ऑलवेज ट्रूथ। इसलिए ये इंपॉर्टेंट है कि हमेशा सत्य बने रहें। ग्रीड ऑलवेज लीड टू द डाउनफॉल। लालच हमेशा क्या करता है, पतन का कारण होता है। यही इसका आंसर है। आप किसी चीज़ का लालच करोगे तो पतन में जाओगे। ऑप्शन नंबर। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पर आइए। 10 क्या बोल रहा है, व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ द वर्ड फॉली। फॉली का अर्थ क्या होता है ये आपको बताना है। शुरू करें। तो फॉली का जो अर्थ होता है वो क्या होता है, किसी की गलती होती है, मूर्खता होती है। क्या होती है, मूर्खता या गलती। फुलिशनेस का मतलब भी क्या होता है, मूर्खता होता है। यही इसका आंसर है। वेल्थ का मतलब क्या होता है, समृद्धि होती है। क्या होती है, समृद्धि। इडियट का मतलब सभी को मालूम है, मूर्ख व्यक्ति होता है। और सीक्रेट का मतलब होता है रहस्य या गुप्त कोई बात हो। ऑप्शन नंबर ए विल बी अवर फाइनल। क्वेश्चन नंबर 11 पर आते हैं। अच्छा बेटा, अगर आपको मेरा पढ़ाना पसंद आ रहा है, आपको लग रहा है कि सर हमारे लिए मेहनत कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि सर जो कंटेंट पढ़ा रहे हैं वो एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, अगर आपका थोड़ा सा भी अगर इम्प्रूवमेंट आया है आपकी इंग्लिश के अंदर, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपना नाम लिखिए। अगर नाम नहीं लिख सकते हैं तो एटलीस्ट कम से कम इतना तो लिखिए कि आपको कौन सा टॉपिक पढ़ना है, किस टॉपिक में प्रॉब्लम है, तो मैं उसके भी सॉल्यूशंस आपको प्रोवाइड करूँगा मैं। अगर आपको कोई भी कैसा भी डाउट आ रहा है, आप मुझे टेलीग्राम चैनल का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप टेलीग्राम चैनल पर जाइएगा, वहाँ पर आप अपना मैसेज पोस्ट कर सकते हैं। साथ ही मेरा नंबर भी फ्लैश हो रहा है, तो आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं अगर आपको कोई और क्वेरी है तो। और सबसे बढ़िया तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं कमेंट बॉक्स का रिप्लाई बहुत जल्दी करता हूँ, रिप्लाई ज़रूर देता हूँ मैं, इग्नोर नहीं करता हूँ मैं, रिप्लाई ज़रूर देता हूँ। ब्लेसिंग इन डिसगाइज का मतलब क्या होता है, छिपा हुआ वरदान। क्या होता है, छिपा हुआ वरदान। वरदान। पहले तो उसको जो है प्राइवेट कंपनी की जॉब बेकार लग रही थी, लेकिन जैसे जैसे उसको पता चला कि प्राइवेट कंपनी में उसकी ग्रोथ होती जा रही है, उसकी सैलरी में हाइक आता जा रहा है, तो इसका मतलब उसके लिए वो क्या हो गया, छिपा हुआ वरदान हो गई। ठीक है। सो ऑप्शन नंबर 2, सम गुड अनरिकॉग्नाइज्ड एंड अनएक्सपेक्टेड एक्सेप्टेड अनएप्रिशिएटेड इनिशियली। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पर आइए। 12 वाले पे समझ लीजिए क्या करना है। ये बेटा इमेजिनरी सेंटेंस है। इमेजिनरी सेंटेंस का प्लीज़ फॉर्मूला बना लीजिए। मैं आपके सामने एक फॉर्मूला ड्रॉ कर रहा हूँ, इस फॉर्मूले को आप बना लीजिए और चाहें तो रट्टा लगा लीजिए ये वाले फॉर्मूले का, क्योंकि ये आना ही आना है। इफ़ वाला फॉर्मूला आपके पेपर में आता ही आता है।
इसमें क्या है, इफ़ यहाँ पे दिया है, यहाँ पे वर दिया हुआ है, तो फिर यहाँ पर क्या आएगा, वुड आएगा। इफ़ आई वर, अब वुड देखना है, आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई द होल वर्ल्ड, यदि मैं पक्षी होता तो मैं पूरा संसार भर में उड़ता। नहीं नहीं, द होल डे, पूरा दिन भर उड़ता मैं। सो ऑप्शन नंबर 2 विल बी अवर फाइनल आंसर। ठीक है, ये काल्पनिक वाक्य है बेटा। क्वेश्चन नंबर 30 पर आइए। वी नीड अ रूफ डैश अवर हेड्स, हमें एक छत चाहिए अपने घर के ऊपर, तो सिर के ऊपर एक छत चाहिए, तो रूफ ओवर अवर हेड हो जाएगा। ठीक है, ओवर का यूज करेंगे ऑप्शन नंबर 2। अक्रॉस नहीं होगा, अक्रॉस में तो ये सिचुएशन होती है इस पार से उस पार जाना। थ्रू में कैसी सिचुएशन होती है, थ्रू में आप जैसे ये वाटर का टनल है, पानी, ये सुरंग है, इस सुरंग में से इस पार चले गए, तो ये थ्रू की सिचुएशन हो गई। इनटू में कैसी सिचुएशन होती है, आप बाहर से अंदर की तरफ आएंगे, तो ये इनटू की सिचुएशन हो गई। अभी फिलहाल सिचुएशन कैसी है कि उसके सर के ऊपर छत है, सो ऑप्शन नंबर 2 विल बी फाइनल। चलिए क्वेश्चन 14 पर आ जाते हैं। 14 के लिए प्लीज़ बेटा फॉर्मूला बनाइए। मैं बार बार बोल रहा हूँ, आप इफ़ वाले जो फॉर्मूले हैं आप पूरे नहीं याद कर सकते मत करिए। आपको ग्रामर नहीं पढ़नी मत पढ़नी, आप पूरा ग्रामर नहीं पढ़ पा रहे तो नहीं पढ़िए, कोई टेंशन ना लीजिए। आप सिर्फ ये वीडियो में आने वाले अगर फॉर्मूले को भी अगर आप एक कॉपी में प्रॉपर लिख लेते हैं, अगर आप इन्हीं फॉर्मूले को तैयार कर लेते हैं, तो मिनिमम आपके 12 से 15 क्वेश्चन आपके हिट हो जाएंगे, वो लग ही जाएगा आपका। करीब इस पर 50 वीडियोज़ आएंगी, 50 सेट आएंगे, उन्हीं को कर लोगे ना तो भी निकल जाओगे वो 50 वीडियोज़ से ही। और 20-20, 25-25 मिनट के लेक्चर है। इफ यू हैड वर्कड हार्ड, हैड के साथ में V3 आ गया। अब दूसरे अपोजिट साइड पे क्या आना चाहिए, सब्जेक्ट और वुड हैव प्लस V3, क्या आना चाहिए, वुड हैव प्लस V3। विल आ गया, कैंसिल करिए, वुड आ गया, कैंसिल करिए, हैज़ बीन आ गया, कैंसिल करिए, क्या करना है, वुड हैव प्लस V3, यही इसका आंसर है ऑप्शन नंबर। क्लियर। चलिए अब आगे की तरफ बढ़ता हूँ, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आपको एंटिक जो वर्ड है उसका सिमिलर मीनिंग बताना है। सिमिलर का मतलब क्या हो गया, समानार्थी बताना है, सेम मीनिंग बताना है, सिनोनियम बताना है आपको। तो एंटिक का मतलब क्या होता है, कोई चीज़ क्या हो, काफ़ी ज़्यादा प्राचीन हो। कैसी हो, काफ़ी ज़्यादा प्राचीन हो कोई चीज़, ओल्ड हो। वर्च्यू का मतलब क्या होता है, किसी के अंदर कोई क्वालिटी हो यानी कि गुण हो। कॉमर्शियल का मतलब होता है वाणिज्यिक। ठीक है, वाणिज्यिक का मतलब क्या होता है, जिसमें कोई बिजनेस वगैरह हो, कॉमर्शियल। अब देखिए यहाँ पे नॉन कॉमर्शियल है, इसका मतलब ये इसका अपोजिट हो गया, अवाणिज्यिक या गैर वाणिज्यिक। एंशिएंट का मतलब क्या होता है, कोई चीज़ क्या हो, प्रिमिटिव हो यानी कि ओल्ड हो। एंटिक का मतलब भी क्या होता है, पुराना। तो ऑप्शन नंबर 3 विल बी फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 पर आते हैं। आपके पास में जो वर्ड है वो डिसऑर्डर है, और डिसऑर्डर का मतलब क्या होता है, अव्यवस्था। किसी भी चीज़ में क्या हो, अव्यवस्था फैली हुई हो। सिक्वेंसिंग का मतलब क्या होता है, अनुक्रम, आप किसी क्रम के अनुसार चल रहे हैं तो अनुक्रम। स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है, संरचना। ठीक है। डिस्टरबेंस का मतलब क्या होता है, गड़बड़ी होती है, किसी चीज़ के अंदर काफ़ी ज़्यादा गड़बड़ी हो। और नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो डिसऑर्डर का मतलब क्या है, कोई चीज़ अव्यवस्थित है, किसी चीज़ में गड़बड़ी है। तो ऑप्शन नंबर 3 विल बी फाइनल। क्लियर। चलिए 17 पर आइए, द एडजेक्टिव फॉर्म ऑफ फ्यूरी। फ्यूरी का एडजेक्टिव फॉर्म आपको बताना है, ये क्या होता है इसका एडजेक्टिव फॉर्म। तो पहली बात, फ्यूरी का मतलब क्या होता है वो समझिए। फ्यूरी का मतलब होता है काफ़ी गुस्से मिजाज का, काफ़ी ज़्यादा मतलब जो बहुत ही क्रोध रहता हो, गुस्सा रहता हो काफ़ी ज़्यादा। ठीक है। फेरोशिटी का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है क्रूरता। क्या होता है, क्रूरता होता है। ठीक। नेक्स्ट जो लेटर है हमारे पास में, फेरोसिटीज, इसका मतलब भी भयंकरता हो सकता है, भयंकरता, किसी चीज़ का बहुत ही ज़्यादा भयावह हो। फ्यूरियस का मतलब क्या होता है, तेज होता है। और फर का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ की छाल होती है, जैसे हम लोग, जैसे कोई जैकेट पहन रखी है उसके अंदर फर लगा रहता है ना। फर का मतलब क्या होता है, गर्म कपड़ा होता है, या पंख कह सकते हैं, या फर कह सकते हैं, या कवर कह सकते हैं आप। तो एडजेक्टिव बताना है आपको फ्यूरियस का। तो जब भी कभी किसी में आईओएस लग जाता है तो बेटा वो क्या बनाता है, एडजेक्टिव फॉर्म बना देता है। सो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। फ्यूरी का क्या हो जाएगा, फ्यूरियस। क्वेश्चन नंबर 14 पर आइए। 14 पर आपको क्या बताना है, करेक्ट स्पेलिंग का चयन करना है कि कौन सी स्पेलिंग करेक्ट होनी चाहिए। तो पहला जो वर्ड है ईगलिंग, ये गलत है, इसमें यहाँ पर ई ए नहीं आना चाहिए। ईगलिंग का मतलब क्या होता है, एक तो ईगल से संबंधित हो गया, ईगल यानी कि जो बाज जो उड़ती है ऊपर, चील। अब उसके बाद में ईगलिंग का मतलब होता है गोल्फ, जो खेल होता है, गोल्फ का जो खेल होता है, गोल्फ के खेल में एक स्ट्रोक लगाया जाता है। एक डंडे से क्या किया जाता है, स्ट्रोक लगाया जाता है, उस स्ट्रोक को या उस खेलने की कला को क्या बोलते हैं, ईगलिंग बोलते हैं।
अच्छा, ईगरनेस का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा उत्सुक होता है, और इसमें हमेशा क्या आता है? डबल एस आता है, तो यहाँ पर लास्ट में डबल एस होगा। एंथुसियाज्म, अच्छा चलिए इसको थोड़ा सा होल्ड करते हैं, अभी ये वाला देखते हैं। इसेंट्रिसिटी, इसेंट्रिसिटी की स्पेलिंग में यहाँ पर कभी भी ई नहीं आता, इधर पे आता है आई, और इसका मतलब होता है सनक, किसी चीज़ का क्या हो? पागलपन हो। एंथुसिज्म इसका सही आंसर है, जिसका मतलब होता है जोशपूर्ण होता है, यानी कि जील होता है, जोशपूर्ण। यही इसका फाइनल आंसर है, ऑप्शन नंबर थर्ड। नंबर 19 पर आ गए हैं बेटा हम लोग, तो यहाँ देख लीजिए। शी सेड टू मी व्हेन विल यू गिव मी योर बुक, बेटा चेंज द नरेशन है। शी सेड टू का बेटा कभी भी बेटा क्वेश्चन मार्क आ जाए पेपर के अंदर तो ये गारंटेड है कि आस्ड आएगा। क्या आएगा? आस्ड। तो आपने क्या किया यहाँ पे? आस्ड 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 आस्ड, मी। व्हेन क्वेश्चन वर्ड है तो क्वेश्चन वर्ड की जगह क्वेश्चन वर्ड, क्वेश्चन वर्ड, क्वेश्चन वर्ड, क्वेश्चन वर्ड। आई 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 आई, यहाँ तक तो सब कुछ ठीक है। अब देखिए क्या लिखा हुआ है, यू विल यू लिखा हुआ है। अब इस यू का कनेक्शन किससे है पहले ये समझिए। यू का कनेक्शन है मी से, मी के लिए क्या आ गया? आई। अच्छा, आई के साथ में क्या आएगा? आई के साथ में बेटा किसका यूज़ किया जाता है? शैल का यूज़ किया जाता है, लेकिन यहाँ पे शुड आना चाहिए, लेकिन ये दिया नहीं है ऑप्शन में। तो अब हमारे पास में फाइनल ऑप्शन ये है कि विल का पास्ट टेंस क्या बनता है, जल्दी बताइए। विल का पास्ट टेंस होता है वुड। तो ऑप्शन नंबर 2 ही हमारा फाइनल आंसर होगा, बाकी कोई आंसर टिक नहीं होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2। तो बेटा हम लोग इस सेशन के सबसे लास्ट क्वेश्चन पर पहुंच गए हैं। अगर आपको मेरा पढ़ाना पसंद आया, अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आई है, अगर आपका थोड़ा सा भी इम्प्रूवमेंट हुआ है इंग्लिश के अंदर, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि आपके लाइक शेयर ही मुझे इनक्रेज करते हैं और ज़्यादा वीडियो बनाने के लिए। अगर आपके कमेंट्स आते रहेंगे, लगातार डिमांड आती रहेगी, तो हम वीडियो आगे की तरफ बनाएंगे, नहीं तो इस सीरीज़ को फिर हम बंद करेंगे, फिर हम कुछ और करेंगे। तो प्लीज़ अगर आप चाहते हैं कि मैं कंटिन्यू इन क्लासेस को लेता रहूं, तो मेरे चैनल पर लिख के दीजिए कंटिन्यू क्लासेस, या फिर आप कमेंट बॉक्स में अपने डाउट पूछिए, अपना नाम लिख के दीजिए, अपने मार्क्स बताइए मुझे। और रोज़ाना रात को 9 बजे हम आपको मिलते हैं यूट्यूब चैनल पर। रोज़ाना रात को 9 बजे हम आपको एक पेपर सेट को अपलोड कर दें। चलिए देखें, दिस इज़ द फर्स्ट टाइम वी आर मीटिंग हिम। ये पहली बार है जब हम उससे मिल रहे हैं। देखिए हिंदी में सुनने में बिल्कुल सही लग रहा है, लेकिन ये ग्रामेटिकली गलत है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। दिस इज़ द फर्स्ट टाइम जब हम उससे मिले हैं। जब भी कभी फर्स्ट टाइम का यूज़ होगा तो हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, वी हैव मैट हिम। दिस इज द फर्स्ट टाइम वी हैव मैट हिम। सो ऑप्शन नंबर थर्ड विल बी अवर फाइनल आंसर। क्लियर? तो दोस्तों आज के सेशन में इतना ही था। आई होप आपको समझ में आया होगा मेरा पढ़ाया गया। अगर आपको कोई भी कैसा भी डाउट आ रहा है तो मैं बार बार चिल्ला चिल्ला के कह रहा हूँ कि कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उसके पे भी चर्चा करूंगा मैं। और अभी अगर आप कमेंट बॉक्स में नहीं पूछ पाए ना, तो बिलीव कीजिए अब कभी नहीं पूछ पाएंगे आप। जब ऐसे ओपन मंच पे नहीं पूछ पाओगे अपने डाउट्स, तो कब पूछोगे? फिर तो हो ही नहीं पाएगा, है ना। अच्छे से पढ़ें बेटा, पेरेंट्स को आपसे बहुत ज़्यादा उम्मीद है। अच्छे से पढ़ें, अपना और अपने माता पिता के नाम को रोशन करें। तो जय हिंद जवानों, मिलते हैं एक अगली सीरीज़ में अगले क्वेश्चंस के साथ में।